सी थी। लेकिन धनीराम को इन बातों से कभी कोई फर्क नहीं पड़ता था। मालिक, रमेश अब शादी लायक हो चुका है, कोई अच्छी सी लड़की देखकर उसकी शादी कर दीजिए। अरे तुम भी कैसी बातें करते हो, शादी ब्याह कितना खर्चे वाला काम है। तो क्या खर्चे की वजह से आप लड़के को जिंदगी भर कुंवारा बैठा कर रखेंगे? मुनीम जी, तुम हिसाब करो, रमेश की शादी की चिंता रमेश कर लेगा। धनीराम की ये बातें रमेश सुन लेता है और वो कहता है, काका, पिताजी से आप मेरी शादी की बात तो कर रहे हैं ना? अगर कोई आकर कहे कि आपके बेटे की शादी का सारा खर्चा हम उठा लेंगे और साथ में बहुत सारा दहेज देंगे, तो ही पिताजी तैयार होंगे मेरी शादी के लिए। वो सब तो ठीक है, लेकिन रमेश, ये क्या, तुमने ये नई कमीज क्यों पहन रखी है? तुम्हारी पुरानी कमीज कहाँ गई? पिताजी, अगर कुछ और दिन उस कमीज को पहनता तो रास्ते में चलता कोई भिखारी भी मुझे भीख देकर चला जाता। ये आजकल के बच्चों को बहाना चाहिए पैसे खर्च करने का। इतनी अच्छी कमीज हटा दी, उसे मुझे दे देना, उसका रुमाल बन जाएगा। पिताजी, इतनी कंजूसी भी अच्छी नहीं होती। गांव में लोग ना जाने कैसी कैसी बातें करते हैं आपके बारे में। अब बस करो, मेरा समय बर्बाद ना करो, और ये बालों में तेल थोड़ा कम लगाया करो, सारा तेल बालों को पिला देते हो। रमेश अपने पिता की बातों को अनसुना करके आगे बढ़ गया और अपने दोस्तों के पास जा पहुंचा। क्या बात है, इतना मुंह क्यों लटका रखा है? और ये क्या? क्या हुआ? ये तेरी पुरानी कमीज कहाँ गई? तेरे पिताजी ने तुझे नई कमीज कब दिला दी? अब तू मेरा मजाक मत उड़ा यार, एक तो वैसे भी पिताजी मेरी शादी की बात ही नहीं करते। अरे तो इसमें चिंता की क्या बात है? कल वैसे भी सामूहिक विवाह होने वाला है, उसमें शादी कर ले, तुझे कुछ देना भी नहीं पड़ेगा और शादी भी हो जाएगी। शायद तू सही कह रहा है, मेरी शादी अब सामूहिक विवाह से ही होगी। अगले दिन रमेश धनीराम के साथ सामूहिक विवाह में आ जाता है। अगर यहाँ एक फूटी कौड़ी भी बर्बाद हुई ना, तो मेरा तेरे से कोई रिश्ता नहीं। पिताजी, आप बात बात पर मुझसे रिश्ता तोड़ देते हैं। बचपन में पढ़ाई के लिए किताबें मांगी, तब आपने कहा कि आप मेरे बाप नहीं। बड़े होकर साइकिल मांगी तो आपने रिश्ता तोड़ा, और अब शादी के लिए भी आप रिश्ता तोड़ रहे हैं। आखिर इतनी कंजूसी किस लिए? ये पैसे मैंने किसी पेड़ से नहीं तोड़े जो यहाँ वहाँ बर्बाद करता फिरूं। ठीक है। रमेश सामूहिक विवाह में गीता नाम की एक लड़की को पसंद कर उसके साथ शादी के बंधन में बंध जाता है। पिताजी, नई नई शादी हुई है, हमारी बहू को नेक तो दीजिए। रमेश बेटा, ये बहू भी हमारे घर की है और नेक भी मैं दे रहा हूँ। बहू अभी घर ही आई है और नेक भी घर में आएगा, तो ये नेक मेरे पास रहे या बहू के पास, एक ही बात है। गीता धनीराम की ये हरकत देखकर समझ जाती है कि उसका ससुर बहुत कंजूस है। वो अपने ससुराल आ जाती है। ससुराल की हालत देखकर गीता परेशान हो जाती है। वो देखती है कि छत से पानी टपक रहा है और उसके नीचे गमला रखा हुआ है जिसमें गुलाब का पौधा लगा है। देखो बहू, तुम्हें हर वक्त पेड़ों में पानी न डालना पड़े, इसीलिए मैंने छत में छेद करवा दिया है। अपने आप पानी आ जाता है यहाँ से। ठीक है ससुर जी। और वो क्या है? गीता ने 2 कमरों के एक दरवाजे की तरफ इशारा करके पूछा। अच्छा बहू, वो दरअसल क्या हुआ कि कमरे में अलग अलग दरवाजे लगवाने से अच्छा मुझे लगा कि मैं आधा आधा दरवाजा दोनों कमरों में लगा देता हूँ, इसीलिए कमरे में दरवाजा भी लग जाएगा और हवा भी आती जाती रहेगी। ठीक है ससुर जी, मुझे बहुत भूख लगी है। रसोई कहाँ है? रसोई तो अब कल ही खुलेगी। धनीराम की बात सुनकर गीता चौंक उठी और बोली, कल खुलेगी? क्या मतलब है? वो हमारे घर का नियम है कि हम दिन में एक ही बार खाना खाते हैं। दोपहर को खाना खा चुके थे, इसीलिए अब खाना कल ही मिलेगा। धनीराम के ऐसे शब्द सुनकर गीता अपना सर पकड़ लेती है और अपने कमरे में आ जाती है। सारी रात वो भूख की वजह से जागती रहती है और रमेश उसके पास आकर कहता है, क्या हुआ, तुम परेशान हो? नहीं, मैं तो बहुत खुश हूँ। तुम्हारे पिताजी इतने अच्छे जो है। ये बताओ कि ससुर जी इतने कंजूस क्यों है? पता नहीं, मेरा तो बचपन ही ऐसी कंगाली में बीता है, इसीलिए मुझे तो आदत है। ऐसे तो नहीं रह सकती मैं। बाकी सब तो ठीक है, लेकिन दिन में एक बार खाना नहीं,
मुझसे नहीं रहा जाएगा। मेरे पास एक उपाय है। कैसा उपाय? कल जब पिताजी रसोई का ताला खोले तो तुम एक बार में ही पूरे दिन का खाना बना लेना और कमरे में रख लेना। हाँ, ये ठीक रहेगा। अगले दिन गीता रसोई खुलने पर एक बार में पूरे दिन का खाना पका कर रख लेती है और अच्छे से रहने लगती है। कुछ दिन तो खुशी खुशी निकल जाते हैं। और फिर एक दिन, ससुर जी, घर का राशन खत्म हो गया है, राशन मंगवा दीजिए। राशन खत्म हो गया? ऐसा कैसे हो सकता है? हमारा राशन तो पूरा 1 महीने चलता है। 15 दिन में कैसे खत्म हो गया? तुमने कितना खाना बनाया था? खाना तो एक ही बार बनता है ससुर जी। खाना एक ही बार का बना था और राशन खत्म हो गया। अब राशन तो तब तक नहीं आएगा जब तक पूरा महीना न बीत जाए। क्या कहा? तो फिर हम तब तक क्या खाएंगे? तब तक हम भंडारा खाएंगे। आज से हम सभी रोज मंदिर में बंटने वाले प्रसाद की कतार में खड़े होंगे और 15 दिन तक वहीं से गुजारा करेंगे। पिताजी, ये कैसा फैसला है आपका? गीता तो इस घर की बहू है, ये प्रसाद की कतार में कैसे खड़ी होगी? वो सब मैं नहीं जानता। अब समय होने वाला है, मैं जा रहा हूँ। तुम लोग भी समय पर आ जाना, नहीं तो भंडारा भी खत्म हो जाएगा। धनीराम मंदिर के लिए निकल गया। ससुर जी की कंजूसी का कोई ना कोई उपाय तो निकालना ही होगा। हाँ, अब तो मुझे भी लग रहा है कि कुछ ज्यादा ही हो रहा है। गीता और रमेश भी मंदिर पहुंचकर भंडारे की कतार में लग जाते हैं और काफी देर तक कतार में धक्का खाने के बाद उन्हें 2-2 पूरी नसीब होती है। लौटते हुए उन्हें रात हो चुकी थी। तुम कुछ बोल क्यों नहीं रही हो? क्या बोलूं? कुछ भी कहो, लेकिन बोलो। रात के अंधेरे में तुम्हारी पायल की आवाज मुझे डरा देती है। पायल की आवाज? हाँ, अब अच्छी योजना आई दिमाग में। कैसी योजना? अब तुम बस देखते चलो। रमेश और गीता घर लौट आते हैं। आधी रात का समय हो चुका था। धनीराम अपने कमरे में सो रहा था कि तभी उसे घुंघरुओं की आवाज सुनाई दी। अरे, इतनी रात को बहू कहाँ जा रही है? कहीं रसोई का ताला तो नहीं खोल रही है? मुझे देखना पड़ेगा, ये तो मुझे बर्बाद ही कर देगी। धनीराम घुंघरुओं की आवाज सुनकर उसके पीछे पीछे चल देता है। बहू बहू बहू, बेटा कहाँ जा रही हो इस वक्त? रात हो चुकी है बहुत। मोमबत्ती क्यों खत्म कर रही हो? बहुत महंगी आती है। धनीराम बहू को आवाज लगाता है और तभी मोमबत्ती बुझ गई और वो औरत पलटकर धनीराम की तरफ देखकर बोली। उसके बाल चेहरे पर डले हुए थे। धनीराम, तूने मेरे बेटे बहू को बहुत परेशान कर दिया है। उन्हें खाने के लिए भी तरसा रहा है। बहू के कमरे में जगह जगह गमले रखे हैं। उनकी नींद में सपने में भी बारिश होती है। अब कौन हो तुम? मुझे भी भूल गया? तेरी कंजूसी ने ही तो मेरी जान ली थी। तेरी पत्नी हूँ मैं। सुमित्रा? हाँ, अब मैं तुझसे बदला लेने आई हूँ। किस बात का बदला? तूने बहुत परेशान कर दिया मुझे, मेरे बेटे और बहू को। अब मैं तेरी तिजोरी में आग लगा दूंगी। आग? नहीं नहीं नहीं, आग नहीं। मेरे पैसे, मेरी कमाई सब जल जाएगा। हाँ, जलाकर राख कर दूंगी, खत्म कर दूंगी सब। मुझे माफ कर दो। तुम जो बोलोगी मैं वो करूँगा। मैं सब करूँगा। ठीक है, तो फिर कल सुबह ही घर सही करवा ले, राशन के भंडार भर दे और अपने खराब नियम खत्म कर दे। अगर ऐसा नहीं हुआ तो कल रात सिर्फ आग ही आग होगी। नहीं नहीं, गुस्सा मत करो। सब कर दूंगा, सब बदल दूंगा। ठीक है। गीता वहाँ से अंधेरे में गायब हो जाती है और धनीराम अपने कमरे में आ जाता है। उसकी हालत डर के कारण खराब हो रही थी और वो सुबह होते ही घर में राशन मंगा लेता है। अरे, ये शोर कहाँ से आ रहा है? अब क्या सोने पर भी पाबंदी लगा दी है पिताजी ने?
ससुर जी ना जाने क्या क्या करते रहते हैं। गीता और रमेश कमरे के बाहर आ जाते हैं और देखते हैं कि घर में मजदूर लगे हुए हैं। ये हमारा ही घर है ना? कहीं रात में किसी और के घर में तो नहीं आ गया मैं? नहीं नहीं, ये तुम्हारा ही घर है। ये गमले घर के बाहर अच्छे लगेंगे, इसीलिए मैं इन्हें बाहर रखवा रहा हूँ और तुम्हारा कमरा भी अब ठीक हो जाएगा। ये तो चमत्कार हो गया। अरे बहू, ये लो रसोई की चाबी। मैंने सारा राशन मंगा लिया है, जो मन में आए वो बनाकर खाओ। पिताजी, ये आपको क्या हुआ? आखिर आप ऐसा बर्ताव क्यों कर रहे हैं? कुछ नहीं हुआ, उस आग से सब जले। उससे अच्छा है कि मैं पैसा घर में ही लगा दूं। आग? कहाँ है आग? चुप रहो, आग का नाम मत लो। गीता रसोई में आ जाती है और राशन का सामान देखकर खुश होती है। तभी रमेश की आवाज आती है और वो रमेश के पास पहुंचती है। गीता, ये क्या है? ये माँ की साड़ी कहाँ से मिली तुम्हें? ये तो मेरे बहुत काम की चीज है, लाओ मुझे दो। बताओ क्या खाओगे? कुछ मीठा। ठीक है, गुलाब जामुन बना लेती हूँ। गीता रसोई में गुलाब जामुन बनाने लगती है और मन ही मन बहुत खुश होती है। उस दिन के बाद से धनीराम ने कंजूसी करना छोड़ दिया और गीता और रमेश की जिंदगी भी हंसी खुशी कटने लगी।